अराना हिनोहारा एक निराश हाई स्कूल का छात्र था जो एक प्रतिभाशाली एथलीट हुआ करता था। लेकिन मिडिल स्कूल में उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसे धमकाया। तब से वह उस विश्वासघात से आघात के रूप में स्वतंत्र रूप से जीने में असमर्थ था, किराए से मुक्त रहता था। और उसका सिर सब कुछ बदल जाता है जब एक दिन वह समानांतर दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थान बदल लेता है और उसे तुरंत एक लड़ाई में धकेल दिया जाता है जहां केवल विजेता ही जीवित रह सकता है। यह उसे अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर करता है और वह दुनिया के सबसे मजबूत नायकों में से एक बन जाता है। उससे बहुत पहले वह कायर था, क्योंकि उसके मिडिल स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त मैसाटो की लगातार बदमाशी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। हाई स्कूल में बने अपने नए दोस्त की बदौलत वह थोड़ा अधिक खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने अपने नए सबसे अच्छे दोस्त को कुछ बदमाशों से बात करते हुए सुना कि कैसे वह अराना के साथ कभी दोस्ती नहीं कर सका, तो उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। अरना का दूसरों पर से भरोसा उठ गया और उसने सोचा कि अब वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। वह बस इस दुनिया से गायब हो जाना चाहता था। दूसरी दुनिया में अराना जैसा ही नाम वाला एक और लड़का अपने घर से भाग रहा है। उसकी दादी उसे दौड़ना छोड़ देने और अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए कहती है, और अराना भी एक महिला होने का नाटक करने से इनकार करती है, क्योंकि क्रॉस ड्रेसिंग उसके लिए नहीं है। क्रोध में, क्योंकि वह वापस बात कर रहा है, उसकी दादी एक जादुई हमला करती है और वह समुद्र में गिर जाता है। बाद में उसे बचा लिया जाता है और फिर उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पास अब से एक महिला के रूप में रहने और राज्य की अगली शासक राजकुमारी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह पता चलता है कि उनके राज्य पर हमेशा जादुई शक्तियों वाली एक राजकुमारी का शासन होता है और राजकुमारी को हमेशा अर्दाटूस कबीले से चुना जाता है। वर्तमान राजकुमारी अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कई दशकों से कबीले में उसकी जगह लेने के लिए कोई लड़की नहीं आई है। यही कारण है कि अराडाटूस की दादी ने घोषणा की कि वह एक लड़की है जो पैदा हुई थी और अब उसे अगली शासक राजकुमारी बनना चाहिए। वह उसे बताता है कि यह असंभव है, क्योंकि इस दुनिया में केवल महिलाएं ही जादू का उपयोग कर सकती हैं और यह शासक राजकुमारी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। हालांकि दादी उससे कहती है कि यदि वह अगली राजकुमारी के रूप में नहीं जाती है, तो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहने के कारण उनके पूरे कबीले को निकाल दिया जाएगा। वह अराडाटूस से कहती है कि वह अपना अभिमान त्याग दे और एक महिला बन जाए, ताकि वह उनके कबीले और उनके दिव्य हथियार की रक्षा कर सके। अराडाटूस बस जंग लगी तलवार उठाती है और उससे खेलना शुरू कर देती है और कहती है कि यह सिर्फ कबाड़ का टुकड़ा है, कोई दैवीय हथियार नहीं। दादी उस पर चिल्लाती है, लेकिन अचानक स्ट्रोक से पीड़ित हो जाती है और उसे इस तरह देखकर अर्दाटूस के पास अपने कबीले की खातिर एक महिला के रूप में कार्य करने के अलावा एक विकल्प होता है। अगले दिन अराडाटूस अपने निजी नौकर कोटोहा के साथ एक गाड़ी में बैठता है, जो बताता है कि राजकुमारी इस दुनिया के देवताओं को अपने अधीन कर लेती है, जो तलवारों में रहते हैं। वर्तमान राजकुमारी पहले ही 60 वर्षों में कुल मिलाकर 2-10 वर्षों तक शासन कर चुकी है और वह अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। यह व्याख्यान अर्दाटूस को बेहतर महसूस करने में मदद नहीं करता है, क्योंकि वह एक लड़की की तरह कपड़े पहनता है और दूसरी दुनिया में गायब हो जाना चाहता है। उसे बेहतर महसूस करने में मदद करने के लिए कोटोहा उसे एक अच्छा दिखने वाला आकर्षण देती है, जो उसे राजकुमारी कीकू से मिला था, जो उसने उसे अतीत में परोसा था। उसका इशारा अराडाटूस को खुश करता है और वह कहता है कि वह कीकू को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन वह राजधानी जाता है और विशाल टॉवर में प्रवेश करता है, जो शासक राजकुमारी का निवास स्थान है। अराडा टूस टॉवर के शीर्ष पर जाता है और खुद को 12 अभिभावकों, राज्य के सबसे मजबूत योद्धाओं और राजकुमारी के वफादार रक्षकों के मंदिरों से घिरा हुआ पाता है। स्टडन लेक प्रिंसेस किकू उनका स्वागत करने और समारोह शुरू करने के लिए आती हैं, और अराडा टूस यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि वह एक बूढ़ी औरत नहीं है, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, बल्कि एक नीच महिला है। अराडाटूस को पता चलता है कि किकू एक बहुत ही दयालु और अच्छा व्यक्ति है और वह उसके विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर अचानक उसके 12 गार्डों में से एक वेदी पर छलांग लगाता है और उसे काट देता है। वह कानाजी नाम के आदमी के विश्वासघात से टूट गई है और उस पर जादुई विस्फोट से हमला करती है, लेकिन कोई भी नुकसान करने के लिए बहुत कमजोर है। राजकुमारी जमीन पर गिर जाती है और अपने शरीर को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल करती है, और जैसे ही अराडाटूस अपनी असली आवाज को बाहर निकलने देता है, कनाडा को पता चलता है कि वह एक आदमी है। वह किसी भी तरह अगली राजकुमारी को मारने की योजना बना रहा है, इसलिए वह इस मामले में लिंग की परवाह नहीं करता है। अराडाटूस घबरा जाती है और 12 अभिभावकों से कुछ करने के लिए कहती है, क्योंकि जिस राजकुमारी की उन्हें रक्षा करनी थी वह मर गई।
लेकिन यह पता चला कि उनमें से हर एक गद्दार है। कनास अचानक अर्दाटूस पर हमला करता है, जो किसी तरह हमले से बच जाती है और फिर नीचे पूल में कूद जाती है। जैसे ही टॉवर के शीर्ष पर हरी लपटें बुझती हैं, जनता घबरा जाती है और तोप सभी को बताती है कि राजकुमारी को अर्दा नाम के एक व्यक्ति ने मार डाला है, जिसने बिना किसी संदेह के उसके करीब जाने के लिए एक महिला होने का नाटक किया था। कनाना ने अर्दाटूस को ढूंढने के लिए पूरी सेना जुटाई, जो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए शर्टलेस होकर शहर में दौड़ती है। हताशा में वह कांडा वन की ओर जाता है, जो एक डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है, जो इसमें प्रवेश करने वालों को खा जाता है, और जो लोग इसे छोड़ते हैं वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं। अराडाटूस केवल 12 अभिभावकों द्वारा राजकुमारी को धोखा देने के बारे में सोच सकती है, तभी अचानक जंगल अजीब आवाजों से गूंजने लगता है। अराडाटूस को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है, और उसी समय अराडा भी किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है। एक संक्षिप्त क्षण के लिए वे एक दूसरे को आकाश में तैरते हुए देखते हैं और फिर वे एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं। अर्दा खुद को जंगल में पाता है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ या वह कहां है। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलता है और टावर को देखता है, एक तेज तीर लगभग उसे मारता है। कनाना और कुछ सैनिक उसे पकड़ने के लिए वहां मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें वह अर्दा टूस जैसा ही लगता है। अर्दा उनके तीरों से बचने के लिए पेड़ों के अंदर शरण लेता है और अचानक उसे कहीं दूर भेज दिया जाता है। कोदोहा उसे अचानक छोड़ देता है, क्योंकि वह यह भी मानती है कि वह राटा दो है। वह कहती है कि वह वास्तव में खुश है कि वह ठीक है, लेकिन अर्दा उससे पूछती है कि वह कौन है। वह जवाब देती है कि यह खेल का समय नहीं है, और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सुरक्षित अपने गांव ले जाती है। एक बार जब वे गांव पहुंचते हैं, तो कोटवा दादी से कहता है कि तुम्हें मरा हुआ समझकर लात मारो, और हर कोई सोचता है कि अराता दो ने उसे मार डाला। दादी चौंक जाती है, और फिर कोटवा कहती है कि कैंडा वन में प्रवेश करने के बाद अराता दो ने भी अपनी यादें खो दी हैं। दादी घबरा जाती है और अराता को गुप्त तहखाने में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह दूसरी दुनिया से है। वह ऐसा इसलिए मानती है क्योंकि कैंडा वन की किंवदंती कहती है कि जो लोग जंगल से लौटते हैं वे पूरी तरह से बदल जाते हैं, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे सभी एक अलग दुनिया के दूसरे व्यक्ति के साथ बदल जाते हैं। यह सुनकर अराड़ा चौंक जाती है और पूछती है कि क्या वह वापस जा सकता है, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे अब अराड़ा दो के रूप में रहना होगा। अराड़ा ने अपराधी बनकर रहने से इनकार कर दिया, लेकिन दादी दृढ़ हैं कि उनका पोता कभी भी इस तरह के अपराध में नहीं आएगा। अर्दा अपने जीवन के बारे में सोचकर पागल हो रही है, जो निरंतर पीड़ा से भरा है। तभी अचानक दादी कोटवा की चीखें सुनती हैं। वह बाहर जाकर देखती है कि काना ने उसे बंधक बना लिया है, और वह बूढ़ी महिला से मांग करती है कि अगर वह चाहती है कि लड़की जीवित रहे, तो वह अराता को उसे सौंप दे। दादी का दावा है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए काना कोटवा पर अत्याचार करती है और पूछती है कि क्या वह एक अपराधी की रक्षा करते हुए मरना चाहती है। वो चिल्लाती है कि उसका मानना है कि अराता दो ने राजकुमारी को नहीं मारा, और ये शब्द अराता को अंदर तक हिला देते हैं। वह किसी और के विश्वास को धोखा नहीं देने दे सकता, इसलिए वह कोटवा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। काना ने कोटवा को एक तरफ फेंक दिया और एक सैनिक को उसे मारने का आदेश दिया। अराड़ा लड़खड़ाकर वापस आया और देखा कि जंग लगी तलवार जमीन पर गिरी हुई है। वह अपना बचाव करने के लिए उसे पकड़ लेता है और सिपाही को पीछे धकेल देता है। जंग लगी तलवार के भीतर सोई हुई शक्ति अचानक जाग उठती है। अर्दा और दादी ने इसे नोटिस किया, लेकिन काना ने नहीं। वह सोचता है कि एक दिव्य हथियार एक सामान्य व्यक्ति के हाथों में बेकार है, इसलिए वह अपनी तलवार की अग्नि क्षमता का उपयोग करके अर्दा को मारने का फैसला करता है। अराड़ा घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही दादी उससे कहती है कि वह तलवार के अंदर के देवता को प्रकट होने के लिए कहे, वह वैसा ही करता है। अचानक उसके चारों ओर एक सुनहरा अवरोध प्रकट होता है, और काना के हमले से आग उसमें समाहित होने लगती है। अचानक हुई इस खोज से सबसे ज्यादा हैरान अराड़ा के साथ क्या हो रहा है, इस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। चूंकि काना का अग्नि आक्रमण लगातार अवशोषित होता जा रहा है, इसलिए उसने अपने हथियार की शक्ति को वश में करने का निर्णय लिया। उनका दावा है कि यह अविश्वसनीय है कि अराता को भी चुना गया है, और फिर अचानक क्षतिग्रस्त छत गिर जाती है। जैसे ही सैनिक घर के खंडहरों की तलाशी लेते हैं, उन्हें अर्दा और अन्य नहीं मिलते।
काना अकेले बैठा होता है, तभी 12 अभिभावकों में से एक आका नाम का एक और व्यक्ति वहां आता है और उसे सूचित करता है कि उन्होंने योजना में बदलाव किया है। वे अब अर्दा को जीवित पकड़ना चाहते हैं ताकि वे उस पर मुकदमा चला सकें और फिर अपने विद्रोह में सफल होने के लिए उसे सबके सामने दंडित कर सकें। आधुनिक दुनिया में अराड़ा की माँ और बहन उसे ढूंढ रही हैं, लेकिन वे उसके नंबर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तभी वे देखते हैं कि लोगों का एक समूह किसी के आसपास इकट्ठा होकर सड़कों पर एक सुंदर शर्टलेस आदमी के बारे में बात कर रहा है। अर्दा की मां थोड़ी विकृत है, इसलिए वह अपने बेटे के बारे में भूल जाती है और सुंदर लड़के को देखने चली जाती है। केवल यह पता चला कि वह अर्दा भी है, जो बिल्कुल उसके बेटे की तरह दिखती है। दूसरी ओर अराड़ा और अन्य लोग एक गुफा में रहते हैं, जहां दादी अराड़ा को बताती हैं कि इस दुनिया के देवता दिव्य हथियारों में निवास करते हैं। चुने हुए लोग उन दिव्य हथियारों का उपयोग कर सकते हैं और देवताओं की शक्ति का प्रबंधन कर सकते हैं, और अब अर्दा उनमें से एक है। उसके बाद काना ओला उसे अर्दा का भी पसंदीदा खाना देता है। उम्मीद करता है कि अगर वह इसे खाएगा तो उसकी यादें वापस आ जाएंगी। अर्दा को उस लड़की के लिए बुरा लगता है जो अर्दा को इतनी शिद्दत से समर्थन देना चाहती है कि वह स्वीकार ही नहीं कर पाती कि वह एक अलग व्यक्ति है। वह ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन कोटा भी उसका पीछा करता है। वह अराड़ा से कहती है कि उसकी याददाश्त निश्चित रूप से वापस आ जाएगी, और जब उसे यह समझाने की कोशिश की जाती है कि वह दूसरी दुनिया का एक अलग व्यक्ति है, तो वह अपना सिर झुका लेती है, जैसे कि वह उसकी हर बात पर विश्वास करती है। फिर वह अचानक उसे पीछे से गले लगाते हुए कहती है कि उसे विश्वास है कि उसका मालिक वापस आएगा। अराड़ा पहले से ही परेशान है, और फिर कोटा ने अपनी शर्ट खोली और पाया कि उसने उसे जो लकी चार्म दिया था वह गायब है। वह पूछती है कि क्या उसने इसे खो दिया है, और भले ही वह परेशान है, फिर भी वह उसे दूसरा सेट दे देती है। अर्दा उससे खुलकर बात करने लगती है, तभी अचानक काना वहां पहुंच जाता है और उसने पहले ही दादी को बंधक बना लिया है। वह अराड़ा को आत्मसमर्पण करने या उससे लड़ने के लिए कहता है, और दादी अराड़ा को अपने हथियार का उपयोग करने से मना करती है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। काना उसे जेल की गाड़ी में डाल देता है और कहता है कि उस पर राजकुमारी की हत्या के लिए आधिकारिक तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा, और अराड़ा चिल्लाता है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। काना को लगता है कि उसने जंगल में अपनी यादें खो दी हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वह किसी भी तरह उसे दंडित करने का इरादा रखता है। इसके बाद अराड़ा गाड़ी के अंदर पागल हो जाता है। तभी अचानक उसका लकी चार्म चमकने लगता है और दीवार पर एक वीडियो दिखाई देता है, जिसमें अराड़ा अपने कमरे में दिखाई देता है। यह देखकर दोनों लड़के चौंक जाते हैं और अर्दा पोर्टल के माध्यम से अपने कमरे में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर लकड़ी की गाड़ी से टकरा जाता है। अंत में दोनों अराड़ा को एहसास होता है और स्वीकार करते हैं कि वे दुनिया बदल लेते हैं। अर्दा विनर्दा से पूछता है कि उसने राजकुमारी को क्यों मारा, और वह जवाब देता है कि उसे काना द्वारा किए गए अपराध के लिए फंसाया जा रहा है और सभी 12 गार्ड इस पर हैं। उसका दावा है कि जब कमीनों ने उसे धोखा दिया तो राजकुमारी बहुत निराश दिखी और वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। यह सुनकर अराड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह अराड़ा पर भी भरोसा करने का फैसला करता है। अर्दा भी पूछती है कि क्या कोटोहा और दादी ठीक हैं, और अर्दा जवाब देती है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। अर्दा को भी राहत मिलती है और वह उससे उनकी देखभाल करने के लिए कहता है। अराड़ा ने यह भी खुलासा किया कि दैवीय तलवार जाग गई है, और अराड़ा भी उत्तेजित हो गई है क्योंकि अब कोई 12 अभिभावकों के खिलाफ लड़ सकता है। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे चीजों को सामान्य करने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर अचानक पोर्टल सिकुड़ने लगता है। तभी अर्दा की मां भी आधुनिक दुनिया में उसके कमरे में आने लगती है। अराड़ा उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पोर्टल बंद हो जाने से उसे कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन अर्दा की सजा तय करने के लिए एक भव्य जूरी को बुलाया जाता है। 12 गार्ड गवाहों में अभियोजक के रूप में कार्य करते हैं, और वे एक महिला के भेष में राजकुमारी की हत्या करने के लिए अर्दा को दोषी ठहराते हैं। वे राजकुमारी की तस्वीर दिखाते हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। यह देखकर जूरी क्रोधित हो जाती है और तुरंत बिना किसी सुनवाई के अपराधी को मौत की सजा देने की मांग करती है। कन्ना ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि 12 अभिभावक राजकुमारी की रक्षा नहीं कर सके और वे इससे बहुत दुखी हैं। अतः यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि कनाडा को बकवास मिला। उनका कहना है कि 12 अभिभावक व्यापारी और हत्यारे मैल से भी बदतर थे। वह उनसे पूछता है, क्या उन्हें बुरा नहीं लगा जब उन्होंने उस राजकुमारी पर हमला किया जिसने अपने जीवन पर उन पर भरोसा किया था?
अचानक आकाश नाम का योद्धा अपना भाला अराड़ा को भेजता है और उससे पूछता है कि वह राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने वाले 12 अभिभावकों के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है, क्योंकि वे अभी भी उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं।